नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो 25वां टॉपिक है वन पारिस्थितिकी मतलब इंग्लिश में बोलें तो फॉरेस्ट इकोलॉजी, इसका पहला पार्ट देखेंगे और इसके अगले वीडियो हम लोग इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट है। अभी ये 25वां टॉपिक है, उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा। ये 26 टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका लगभग 90% मटेरियल जो है ना, इतने से ही आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब 90% कोर्स इतने से ही, बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा तो अभी टाइम जो बचा है उसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन पारिस्थितिकी मतलब फॉरेस्ट इकोलॉजी। तो पहला जो पॉइंट लिखा है कि वन पारिस्थितिकी की वह शाखा है जो पेड़ों की प्रजातियों और पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है। मतलब जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है वो इकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पेड़ों की प्रजातियों मतलब स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड इट्स एनवायरनमेंट और इनके बीच के जो संबंध है उसको स्टडी करते हैं। तो यदि एक लाइन में बोला जाए तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई। अगला पॉइंट लिखा है, यह जंगल में परस्पर संबंधित पैटर्न मतलब इंटर रिलेटेड पैटर्न, प्रक्रियाओं मतलब प्रोसेस, वनस्पतियों, जीवों और पारिस्थितिक तंत्र का व्यवस्थित अध्ययन है। तो वन पारिस्थितिकी में इंटर रिलेटेड पैटर्न, प्रक्रियाओं, वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा उनके इकोसिस्टम का एक सिस्टमैटिक स्टडी है। अगला पॉइंट है, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक वुडलैंड मतलब नेचुरल वुडलैंड का मतलब जहाँ पे लकड़ी पाई जाती है, तो वन के भाग मतलब ज़मीन का वो भाग जहाँ पे लकड़ी पाई जाती है मतलब वहाँ पे वन होंगे, तो उसको वुडलैंड बोल दिया गया है। का एक टुकड़ा है जिसमें पर्यावरण में सभी निर्जीव कारकों के साथ साथ काम करने वाले जानवर, पौधे और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, वो जो नेचुरल वुडलैंड है उसका वो भाग है जिसमें निर्जीव कारक मतलब अबायोटिक कंपोनेंट के साथ काम करने वाले जानवर, पौधे और सूक्ष्मजीव। मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। तो अबायोटिक में मतलब निर्जीव और बायोटिक मतलब सजीव, और इसमें जो सूक्ष्मजीव हैं वो भी आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी। अगला पॉइंट है, अलग अलग जीवों से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र तक विभिन्न संरचनात्मक स्तरों पर वनों की जांच की जाती है। मतलब इंडिविजुअल किसी जीव की बात की जाए उससे लेके जो इकोसिस्टम होता है उनके बीच के सभी स्तरों का जो संरचनात्मक है ना, उसकी संरचना की जांच की जाती है। किसमें? फॉरेस्ट इकोलॉजी में। अगला पॉइंट लिखा है, वन शब्द में एक से अधिक वनों का निवास क्षेत्र शामिल है। मतलब हम लोग यदि फॉरेस्ट बोलेंगे तो इसमें कई तरह के पेड़ होंगे। उसमें ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट में एक ही तरह के या एक ही स्पीसीज के पेड़ होते हों। बोल रहा है कि वन पारिस्थितिकी मुख्यतः जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर ध्यान केंद्रित करती है। तो जो फॉरेस्ट इकोलॉजी होती है उसमें जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन और समुदाय मतलब कम्युनिटी और इकोसिस्टम का जो लेवल है ना उनकी स्टडी पर ध्यान केंद्रित करती है। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पेड़ों की उपस्थिति वन पारिस्थितिकी तंत्र और उनके अध्ययन को विभिन्न तरीकों से विशिष्ट बनाती है। मतलब जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ना उसमें पेड़ों की जो उपस्थिति होती है ना उनकी वजह से जो इनकी स्टडी है ना वो स्पेसिफिक स्टडी की जाती है। तो ये बात हो गई इकोलॉजी की। अब हम लोग फॉरेस्ट इकोलॉजी की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ से
देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जैसे हम लोगों ने पहले इकोलॉजी पढ़ा था और इकोसिस्टम एक टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में, इकोसिस्टम इकोटोन करके, है ना, तो उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सबसे पहले फॉरेस्ट इकोलॉजी देखा, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखेंगे। क्या लिखा है पहला पॉइंट, वन पारिस्थितिक तंत्र परिदृश्य के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है। परिदृश्य मतलब इन्वायरमेंट के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है, एक स्थानीय क्षेत्र से लेकर पूरे महाद्वीप तक के आकार में भिन्न होते हैं। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं ना, वो एक लोकल एरिया से लेकर पूरे जो कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है ना, इसके आकार के हो सकते हैं। तो जो इकोसिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोसिस्टम का आकार बहुत इंडिविजुअल स्पीसीज के लेवल पे हो सकता है और काफ़ी बड़े लेवल पे, कॉन्टिनेंट लेवल पे भी हो सकता है, वही यहाँ पे बोल रहा है। आगे लिखा है, जहाँ कार्यों, संरचना, अंतःक्रियाओं, जटिलता और समय के साथ परिवर्तन के पैटर्न को पेड़ों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो फंक्शन होते हैं, संरचना स्ट्रक्चर होती है, अंतःक्रिया मतलब इंटर रिलेटेड रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, और जो टाइम के साथ परिवर्तन है ना, उसका पैटर्न पेड़ों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का नियंत्रण पेड़ ट्रीज करते हैं। अगला पॉइंट है, वन पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों का एक जटिल संयोजन है। ये बात हो गई वन पारिस्थितिक तंत्र की। अब हम लोग देखेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र के 5 प्रमुख गुण यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहले मैं उनको एक साथ बता देता हूँ। तो पहला है वो है संरचना मतलब स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शन मतलब कार्य, तीसरा है जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, चौथा है घटकों के बीच संपर्क मतलब इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, और पांचवा है समय के साथ परिवर्तन मतलब चेंज ओवर टाइम। तो ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, उसकी विशेषताएं हैं। तो अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब संरचना की। वन पारिस्थितिक तंत्र के बुनियादी संरचनात्मक घटक जीवित और मृत घटक हैं। तो अभी मैं बता दिया ऊपर कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, उसके जो संरचना है ना, वो बायोटिक और अबायोटिक इन दोनों कंपोनेंट से बनती है। और उनके उदाहरण लिखे हैं, जैसे जानवर, पौधे, मिट्टी के सूक्ष्म जीव जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है जमीन के स्तर से ऊपर की ओर चलने, और क्षैतिज का मतलब ग्राउंड लेवल पे। इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखा है भौतिक पर्यावरण, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, उसमें क्या आएगा, मिट्टी, वातावरण और भूवैज्ञानिक तत्व, जियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो इसमें आते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में। अगला पॉइंट है सूक्ष्म जलवायु मतलब माइक्रो क्लाइमेट। इसके पहले के वीडियो में माइक्रो क्लाइमेट शब्द आ चुका है। तो एक होती है क्लाइमेट, एक होती है माइक्रो क्लाइमेट। तो किसी स्थान विशेष की जलवायु है ना, एक जो अपनी विशेषता होती है उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। और स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी भी आवश्यक पारितंत्र के घटक हैं, लेकिन सख्त अर्थों में संरचनात्मक भाग नहीं है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो माइक्रो क्लाइमेट या सूक्ष्म जलवायु और स्थल आकृति मतलब वहाँ की जमीन की बनावट कैसी है, मतलब पठार हैं, पहाड़ हैं या समतल है, ये इकोसिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। लेकिन बोला यदि स्ट्रिक्ट सेंस में बात की जाए तो ये उसके संरचना के भाग नहीं है। तो ये बात हो गई संरचना की। और दूसरा जो बात की गई है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के गुण की, वो है फंक्शन की। वो लोग जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कार्य किस प्रकार से करते हैं। क्या लिखा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक पर्यावरण, जहाँ पे अजैविक मतलब अबायोटिक, अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ जीवित और मृत जीवों के मध्य संपर्क
से मिट्टी के रासायनिक पोषक तत्वों, भूवैज्ञानिक सबस्ट्रेट, पानी के साथ जैविक अणु बनाने के लिए भौतिक या रासायनिक ऊर्जा का संयोजन होता है जो जीवित जीवों का निर्माण करते हैं। काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिफिनीशन मतलब पॉइंट ये दिया गया है। थोड़ा सा आप इसको मैं यदि कॉमन सेंस में मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ना, इसमें अबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना, उनका मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं, केमिकल न्यूट्रिएंट्स, और जो भूवैज्ञानिक सबस्ट्रेट मतलब ज़मीन के अंदर के जो तत्व होते हैं, और पानी के साथ जैविक अणु, ये सब पानी के साथ मिलकर जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो भौतिक और रासायनिक ऊर्जा का संयोजन होता है, जिससे जीवित जीवों का निर्माण होता है। इस तरह से जीव है ना, उनका निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में इन अणुओं के निर्माण के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान की जाती है। कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, तो उसमें ये जो मॉलिक्यूल्स जिनकी ऊपर बात की गई है, उसका निर्माण के लिए जो एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा मिलती है। किसी भी जगह पे जो कार्य है ना, वहाँ पे ऊर्जा तो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले ही करती है। अगला है, उनके उत्पादन के लिए संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक तत्वों के प्रवाह द्वारा वितरित किए जाते हैं। अब जो ऊपर एलिमेंट जिनकी बात की गई, वो जो रिसोर्सेस हैं इकोसिस्टम में, वो न्यूट्रिएंट्स के जो फ्लो होता रहता है ना, उसके द्वारा वो मेंटेन रहता है। फ्लो या साइकिलिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उससे ये चलता रहता है। तो ये बात हो गया कार्य या फंक्शन की। अगला है जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम लोग गुण या प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, या एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र को विभिन्न जीवन रूपों, लाइकेन्स, ब्रायोफाइट्स से लेकर, लाइकेन अब तो सुना ही होगा, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। यदि आपको इसका मतलब नहीं अभी समझ में आ रहा तो सर्च कर सकते हैं गूगल में कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवन रूपों मतलब अनेक रूप होते हैं जीवन के इसमें, और लाइकेन तथा ब्रायोफाइट से लेकर विभिन्न प्रकार की झाड़ियों, जड़ी बूटियों, आरोहियों मतलब कुछ लताएं जो होती हैं ना, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, और पूर्ण पेड़ों के समूहों द्वारा जाना जाता है। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ना, उसमें ये सब पाए जाते हैं। इनका एक जटिल इंटरेक्शन होता है। अगला है, मृत जानवर और पौधों की सामग्री मतलब रिमेनेंट्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो विभिन्न रोगाणुओं मतलब माइक्रो बैक्टीरिया की बात हो रही, सूक्ष्म जीवाणु, और जानवरों के लिए ऊर्जा वहन का करता है। तो रोगाणु है ना, वो इनको खाते हैं, और कई जानवर खाते हैं, तो उन पे ऊर्जा वहन के लिए ये यूज होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों को सड़ने में मदद करते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को सड़ाते हैं, और रोगाणुओं तथा जीवित पौधों द्वारा ग्रहण करने के लिए फिर से पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। तो ये रिसाइकलिंग तो आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे या जीव जंतु जब मरते हैं तो उसको माइक्रोबैक्टीरिया खाते हैं, और खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिर से रिलीज करते हैं। तो ये पोषक तत्व फिर से यूज के लिए उपलब्ध होते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में पढ़ा था। अगला है, मृत कार्बनिक पदार्थ जीवित जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता में योगदान करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, वो जीवित जीव और जो उनका भौतिक पर्यावरण है उनके बीच जो संबंध है ना, उसकी जो जटिलता है वो बढ़ा देते हैं उसको। अब हम लोग देखेंगे चौथी प्रॉपर्टी, वो है घटकों के बीच संपर्क। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, उनके बीच इंटरेक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा है,
वन पारिस्थितिक तंत्र की एक बुनियादी विशेषता संरचनात्मक घटकों के बीच संबंध है। तो ये इंटर रिलेटेड है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मिट्टी पौधों को प्रभावित करती है। मतलब जो मिट्टी होती है ना, वहाँ वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे किस तरह के पेड़ उगेंगे। और लिखा है और पौधे मिट्टी को के विकास को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे पौधे होते हैं ना, जब उगाते हैं तो वो उस जगह की मिट्टी को प्रभावित करते हैं। तो ये इंटरेक्शन हो गया ना दोनों के बीच में, मिट्टी और पेड़ पौधों के बीच में। ऐसा अगले पॉइंट में लिखा है, जलवायु वनस्पति और मिट्टी के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कि जो किसी जगह की जो क्लाइमेट होती है ना, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वो उस जगह की वनस्पति और मिट्टी का जो डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। लेकिन लिखा है कि पौधे माइक्रो क्लाइमेट बनाने के लिए स्थानीय जलवायु को बदल देते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो माइक्रो क्लाइमेट मतलब किसी स्थान विशेष की जो क्लाइमेट होती है उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। तो स्थान विशेष की एक विशिष्ट क्लाइमेट होती है ना, जलवायु जो होती है ना, उसको बनाने के लिए वहाँ की जो लोकल जलवायु है उसको बदल देते हैं। लोकल जलवायु और माइक्रो जलवायु में ना साइज का डिफरेंस है। स्थानीय जलवायु काफ़ी बड़े एरिया की होती है और जो माइक्रो क्लाइमेट है वो स्थान विशेष की होती है। ऐसे ही दो यहाँ पे और पॉइंट लिखे गए हैं। तो अब अगले पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि वनस्पति क्षेत्रीय जलवायु विशेषताओं को प्रभावित करती है। कि जो प्लांटेशन है ना, वो स्थान विशेष की जो जलवायु की विशेषताएं है ना उसको अफेक्ट करती है। और लिखा है कि वैश्विक स्तर पर वनस्पति वैश्विक जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वैश्विक स्तर की बात की जाए तो जो वनस्पति है ना, वो जो ग्लोबल क्लाइमेट है ना उस पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो वनस्पति है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, जो क्लाइमेट है वो वनस्पति पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया। और अगला जो है वो है रोगाणु और जानवर। लिखा है रोगाणु मतलब माइक्रोब्स और जानवर पौधों को प्रभावित करते हैं। तो माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं और जो दूसरे बड़े जानवर हैं वो पेड़ों को प्रभावित करते हैं। और दूसरा केस यहाँ पे लिखा है कि पौधे बड़े पैमाने पर यह निर्धारित करते हैं कि कौन से रोगाणु और जानवर उन्हें प्रभावित कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पेड़ पौधों और जीवों के बीच की बात हो रही, मतलब छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं और जो बड़े जानवर हैं ये पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो इनको प्रभावित करते हैं। तो ये बात हो गई कि घटकों के बीच इंटरेक्शन। और लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है समय के साथ परिवर्तन। कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। क्या लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन जैसा निश्चित कुछ भी है नहीं है। मतलब कि जो इकोसिस्टम है ना उसमें चेंज तो इनएविटेबल है, कि चेंज तो होके ही रहता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिखा है जिस तरह पौधे बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं और अनिवार्य रूप से मर जाते हैं। कि पेड़ पौधे पहले उनकी ग्रोथ हुई, ग्रो होके वो मैच्योर हो गए, उसके बाद वो कुछ समय बाद डेड हो जाते हैं। ऐसे ही वो लिखा है जो इकोसिस्टम है ना उसमें जो व्यवधान है ना के कारण इनका नवीनीकरण होता है। कि जो इकोसिस्टम है ना वो धीरे धीरे बनते हैं, पहले डेवलप होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, फिर एक स्टेज में वो मर जाते हैं, फिर दूसरा इकोसिस्टम वो डेवलप होता है। तो समय के साथ इसमें परिवर्तन हो गया। अगला पॉइंट क्या लिखा है, पारितंत्र बढ़ते और परिपक्व होते हैं और अंततः अस्त व्यस्त हो जाते हैं और नवीनीकरण की प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये बात तुम्हें ऊपर ही बता दिया। अगला पॉइंट है समय बीतने के साथ यह परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। बोल रहा है कि समय के साथ में यह परिवर्तन जो हो रहा है इकोसिस्टम में ये आवश्यक भी है। लिखा है और कई मामलों में उनके कार्यों में विविधताओं की ऐतिहासिक श्रेणियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त है। कि जो इकोसिस्टम्स है ना वो सही रूप से कार्य करते रहें उसके लिए उनमें चेंज होना आवश्यक भी है। तो ये हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज या
एट्रीब्यूट्स देखे किसके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, चौथा है घटकों के बीच संपर्क मतलब इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, और पांचवा है समय के साथ परिवर्तन मतलब चेंज ओवर टाइम। अब हम लोग देखेंगे वन पारिस्थितिक तंत्रों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, मिट्टी की प्रकृति मतलब मिट्टी कैसी है, जलवायु और स्थानीय स्थलाकृति मतलब क्लाइमेट कैसी है, और लोकल टोपोग्राफी, स्थलाकृति है ना, टोपोग्राफी बोलते हैं इसको, पेड़ों का वितरण और वनस्पति और वनस्पति में उसकी बहुलता को निर्धारित करती है। मतलब ये जो चीज़ें दी गई हैं ना वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी मतलब कितने घने या विरल वन होंगे, उसमें ये इस चीज़ों पे निर्भर करता है। किस पे, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, तथा टोपोग्राफी, स्थानीय जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, वो पेड़ों के वितरण और वहाँ की वनस्पति की जो एबंडेंस है उसको निर्धारित करता है। अगला पॉइंट में लिखा है वन पारिस्थितिकी तंत्र को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, शंकुधारी वन मतलब कोनिफेरस फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा उष्णकटिबंधीय वन मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कोनिफेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल। कोनिफेरस मतलब कोन, शंकु, तो शंकुधारी, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण टेम्परेट, और ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय। अब हम लोग इनके बारे में अलग अलग से स्टडी करेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे। तो यहाँ पे तो ये 3 है लेकिन इनमें कुछ सब टाइप्स भी हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शंकुधारी वन मतलब कोनिफेरस फॉरेस्ट, इनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोनिफेरस फॉरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको बोरियल फॉरेस्ट नाम से भी जाना जाता है। पहली बात इनके बारे में क्या दी गई है कि उच्च वर्षा वाले ठंडे क्षेत्रों, लंबी सर्दियों और कम गर्मियों के साथ मजबूत मौसमी जलवायु बोरियल शंकुधारी वन की विशेषता है। तो ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट हैं, ये बोरियल फॉरेस्ट हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तथा ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो जब ऐसा होगा तो वहाँ पे सर्दी लंबी होगी और गर्मियाँ छोटी होंगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यह सदाबहार पौधों की प्रजातियों, हम यहाँ पे सदाबहार पौधों की कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे स्प्रूस, देवदार और चीड़, ये यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये तो हो गई पेड़ों की प्रजातियाँ। अब जानवरों की बात करें तो भेड़िया, भालू, शाही और गिलहरी, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है इन वनों की मिट्टी बंजर और खराब मतलब कम उर्वरता वाली होती है, और यहाँ की मिट्टी को पोर्ट जॉल्स बोलते हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में यदि आपको ज़्यादा समझना है कि पोर्ट जॉल्स किस तरह की मिट्टी होती है। और ये मिट्टी जो होती है ना वो अम्लीय होती है मतलब एसिडिक होती है, और खनिज रहित है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसी ज़मीन में मिट्टी में कम पाए जाते हैं। और लास्ट में लिखा है बोरियल वन की जो उत्पादकता है और जो सामुदायिक स्थिरता है वो किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में कम होती है। कि जो कोनिफेरस या बोरियल फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता मतलब वहाँ की जो कम्युनिटीज है ना उनकी स्टेबिलिटी दूसरे वनों की तुलना में काफ़ी कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये बात हो गई शंकुधारी वनों की, कोनिफेरस फॉरेस्ट। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था टेम्परेट फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट है ना वो कई तरह के होते हैं। तो उसमें पहला है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, मतलब इनको शीतोष्ण पर्णपाती वन बोलते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि शीतोष्ण वनों की विशेषता मध्यम जलवायु और चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वृक्ष है। मतलब यहाँ पे न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी, और यहाँ के जो
पेड़ है वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और पर्णपाती होते हैं, मतलब साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। जो पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं और सर्दियों में बिना पत्तियों के होते हैं तथा वसंत में नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इनका जो पत्ते गिरते हैं वो कब गिरते हैं, पतझड़ का मौसम आता है और सर्दियों में ये बिना पत्तियों के होते हैं तथा बसंत ऋतु में यहाँ के पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है कि वर्ष भर लगभग एक समान वर्षा होती है। ऐसे जो वन होते हैं ना वहाँ पे जो वर्षा होती है ना वो वर्ष भर होती रहती है एक समान, मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि एक साथ वर्षा हो जाए ढेर सारी उसके बाद कुछ समय फिर वर्षा बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे एक हर मतलब साल भर वर्षा एक समान रूप से होती रहती है। अगला पॉइंट है शीतोष्ण वनों की मिट्टी पोडजोलिक तथा काफ़ी गहरी होती है। तो ऊपर भी पोडजोलिक आया था और यहाँ पे भी आ गया, तो मिट्टी दोनों की लगभग काफ़ी मैच करती है। किनकी किनकी, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट की और कोनिफेरस फॉरेस्ट की। अब जो अगला टेम्परेट में अब एवरग्रीन आ गया। ऊपर था शीतोष्ण पर्णपाती वन, अब शीतोष्ण सदाबहार वन। तो पर्णपाती और सदाबहार से तो समझ में ही आ रहा है, पर्णपाती मतलब पत्ती गिराते हैं, सदाबहार मतलब जो साल भर हरे भरे बने रहते हैं, जो पत्तियां नहीं गिराते हैं। क्या लिखा है, दुनिया के कुछ हिस्सों में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ब्रैकेट में हमने लिखा है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु मतलब हल्की गर्म शुष्क गर्मियां और ठंडी तथा नम सर्दियां। जो गर्मी का सीजन होता है ना वो हल्का गर्म और शुष्क होता है, तो सर्दी जो होती है ना वो ठंडी और नम होती है। फिर से मैं बताता हूँ कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन है वो कैसे जलवायु में पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन जो सी है ना उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पे, भूमध्य सागर को इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो यहाँ की जलवायु में क्या होता है कि गर्मियाँ जो होती हैं ना वहाँ उनमें ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं, मौसम शुष्क रहता है, ड्राई रहता है। और जब सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियाँ ठंडी होती हैं लेकिन नमी रहती है, मॉइस्चर बनी रहती है एटमॉस्फेयर में। अगला पॉइंट लिखा है इनमें आमतौर पर कम चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब सदाबहार वन तो लिखा है, तो सदाबहार वन होते हैं और कम चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। अगला पॉइंट लिखा है इस पारिस्थितिक तंत्र में आग एक महत्वपूर्ण खतरनाक कारक है। मतलब इस प्रकार के वनों में आग अक्सर लगती रहती है और पौधों का अनुकूलन उन्हें जलने के बाद जल्दी से पुनः उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो भी इस तरह के होते हैं कि आग में जल जाते हैं, उसके बाद दोबारा उनकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो जाती है। वो उनके उस जलवायु के अनुसार वहाँ के पेड़ पौधे ढल गए हैं। तो टेम्परेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेट में तीसरा है शीतोष्ण वर्षा वन मतलब रेन फॉरेस्ट। तो पहला था पर्णपाती वन, दूसरा था सदाबहार, टेम्परेट की बात कर रहे हैं, तीसरा है वर्षा वन। पहला पॉइंट क्या लिखा है, शीतोष्ण वर्षा वन तापमान और वर्षा के संबंध में एक विशिष्ट मौसम अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। कि जो शीतोष्ण वर्षा वन होते हैं ना वहाँ पे टेम्परेचर और जो रेनफॉल होता है ना उसके बीच में ना मौसम वहाँ का अनुकूल होते हैं, मतलब वहाँ के मौसम के अनुकूल वहाँ के वन होते हैं। अगला पॉइंट लिखा है वर्षा अधिक होती है तथा कोहरा काफ़ी घना हो सकता है। तो शीतोष्ण वर्षा वनों में हाई रेनफॉल होता है और जो कोहरा है ना वो काफ़ी घना हो सकता है और यह वर्षा की तुलना में जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो कोहरा है ना वो वर्षा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल का स्रोत है। अगला पॉइंट लिखा है शीतोष्ण वर्षा वनों की जैव विविधता अन्य शीतोष्ण वनों की तुलना में अधिक होती है। कि जो शीतोष्ण वर्षा वन होते हैं ना वहाँ की बायोडाइवर्सिटी दूसरे जो शीतोष्ण वन है ना उनसे ज़्यादा होती है, लेकिन लिखा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो ये हो गया टेम्परेट। टेम्परेट में रेन फॉरेस्ट
एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडस फॉरेस्ट। अब हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल। तो पहला आ गया उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये इंग्लिश नहीं लिखी है, इसका मतलब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं, मतलब इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी पर सबसे विविध और समृद्ध समुदायों में से एक है। कि जो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो अर्थ में सबसे ज़्यादा विविध मतलब वैरायटी और समृद्धि के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं उनमें काफ़ी समृद्ध हैं। तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च होते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वर्षा भरिया लगभग समान रहता है। अरे ये वर्षा भरिया लगभग समान रहता है ना, तो ये यहाँ पे साल भर वर्षा लगभग समान रूप से रहती है, ऐसा है इसका मतलब। यहाँ पे साल भर वर्षा होती रहती है। अगला पॉइंट है वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और पूरे वर्ष एक रूप से समान रहती है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हाई रहती है और जो वर्षा है ना वो भी साल भर होती रहती है। तो उसका अगले लिखा है कि वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है कि वनस्पति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पे कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला, यहाँ अत्यधिक सघन वनस्पति लंबवत ऊर्ध्वाधर स्तरीकृत रहती है। मतलब कि ऐसे जो वन होते हैं ना, वहाँ पे वनस्पति अत्यधिक सघन होती है और ऊर्ध्वाधर तरीके से रहती है, कि मतलब बड़े पेड़ फिर उससे छोटे पेड़ फिर छोटे, ऐसे इस तरह से वितरित हो रहता है। अगला पॉइंट लिखा है सबसे निचली परत पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों जैसे फर्न और पाम इनकी होती है। अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मिट्टी लाल लेटोसॉल होती है तथा बहुत मोटी होती है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे रेड लेटोसॉल सॉइल पाई जाती है जो काफ़ी मोटी होती है। यदि आपको ये लेटोसॉल सॉइल के बारे में जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है लीचिंग की उच्च दर इन मिट्टियों को कृषि के लिए व्यवहारिक रूप से अनुपयोगी बना देती है। लीचिंग का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनका मिट्टी के स्तर से ज़मीन में काफ़ी नीचे चला जाना, तो इसी को लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग की वजह से जो मिट्टी होती है ना, वो उस ऊपरी लेयर ना कम उपजाऊ होती है। तो इसी वजह से लिखा है कि यह कृषि के लिए व्यवहारिक रूप से अनुपयोगी होती है। लेकिन लिखा है जब इसे बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है तो कूड़े की परत के भीतर पोषक तत्वों का तेजी से चक्रण अपघटन के कारण गठन मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता की कमी की भरपाई करता है। बोल रहा है कि यदि यहाँ की मिट्टी काफ़ी समय तक छोड़ दी जाए तो इसके ऊपर कूड़े की परत बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी घने बन पाए जाते हैं। फिर वो सड़ेंगे तो जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मिट्टी की गुणवत्ता इस तरह से बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण कई क्षेत्रों में अंडरग्रोथ प्रतिबंधित है। तो कई जगहों में इस तरह के वर्षावनों में इतने घने वन होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पे ज़मीन में कुछ भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो यही लिखा है कि अंडरग्रोथ प्रतिबंधित है। ट्रॉपिकल में अगला है सीजनल फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय मौसमी वन। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन अब इंडिया में ये पाए जाते हैं, तो इंडिया के लिए मतलब ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कुल वार्षिक वर्षा अत्यधिक होती है, परंतु यह नम तथा शुष्क अवधि में स्पष्ट रूप से अलग हो जाती है।
मतलब ये मानसूनी वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ वर्षा तो ज़्यादा होती है लेकिन साल भर नहीं होती है, मतलब एक सीजन होता है उसमें वर्षा होती है, बाकी फिर ड्राई सीजन भी होता है। यही लिखा है, परंतु ये नम और शुष्क अवधि में स्पष्ट रूप से अलग हो जाती है। अगला पॉइंट लिखा है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लिखा है इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका तथा प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जो आइलैंड्स हैं, द्वीपों के साथ साथ भारत में ये पाए जाते हैं। तो भारत के साथ साथ ये जलवायु कहाँ पे मतलब इस तरह के मौसम कहाँ पे पाए जाते हैं, मौसम नहीं वन। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ये सब इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया ये सब इसी रीजन में आते हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम अफ्रीका और प्रशांत के उष्णकटिबंधीय द्वीप। लास्ट जो है वो है उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन मतलब सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या लिखा है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लिखा है लेकिन सर्दी और गर्मी के बीच में तापमान का अंतर कम होता है, कि सर्दी के दिनों में और गर्मियों के दिनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो कम होता है। जैसे अपने यहाँ मौसम एक समान रहता है ना, बोलते हैं मुंबई वगैरह में, तो उसी तरह का कि मौसम जो है ना वो सर्दी और गर्मी का जो टेम्परेचर है ना उसके बीच में डिफरेंस कम होता है। अगला लिखा है यहाँ पे एपीफाइट्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार के पेड़ की जो है उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। इसको भी आप सर्च कर सकते हैं कि एपीफाइट्स क्या होते हैं। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय वन पशु जीवन, उस उपोष्ण कटिबंधीय वन का पशु जीवन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के समान है, कि मतलब यहाँ के जो पशुओं का जीवन है ना वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के वनों के समान होता है। तो ये हो गया आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो उनके टाइप्स। तो मेनली 3 टाइप हैं। उसमें पहला है कि शंकुधारी वन, दूसरा है शीतोष्ण वन और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन। इंग्लिश में बात करें तो कोनीफेरस, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है ट्रॉपिकल। लेकिन जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल है ना उनको फिर से तीन टाइप में चेंज कर दिया गया। तो टोटल 7 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो ये वीडियो हो गया कंप्लीट। अब ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए जो इंडिया में किस तरह के वन पाए जाते हैं ना वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।